What is a substantial question of law as per सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? नमस्कार, मैं पूजा राय आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस लीगल पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लिटिगेंट के मन में ये सवाल आता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कौन से मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं? क्या हर लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट में अपील का आधार बन सकते हैं? और कोर्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई इशू एक लीगल क्वेश्चन है या वास्तव में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? इन्हीं सब का हम समाधान जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी जी से। सर के बारे में मैं वीडियो के एंड में डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल हम सर से बात करते हैं। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताएं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज पर सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे अलग है? यस, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज लिया है आपने पूजा। इसमें सेक्शन 100 सीपीसी जो है, ये सेक्शन 100 सीपीसी में एक प्रोविजन है, अ सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज मेंटेनेबल ओनली इफ द हाई कोर्ट इज satisfied दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये हाई कोर्ट के लिए है, सेम ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रहता है। सो हाई कोर्ट मस्ट फॉर्मुलेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड हियर द अपील ऑन दैट क्वेश्चन। ऐसा एक सिस्टम रहता है। अगर आप हाई कोर्ट वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम ना करते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर वो अच्छा नहीं है। और इसके मेन बेसिक ये है कि ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन दैट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज a question of law which is a real substance, importance, significance and materially affect the right of the party। ये सब इसके कवर होना चाहिए। It must be not merely academic, not already settled by law, not a simple question of applying settled principle, and important enough to affect the final outcome of the case। तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की जो है, ये स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट होती है, तभी सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होता है। आपका नेक्स्ट सवाल पूछिए अभी आप। सर, हमारा सेकंड सवाल है, सुप्रीम कोर्ट किन प्रिंसिपल या टेस्ट के आधार पर डिसाइड करता है कि किसी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है? हाँ, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं मैं आपको कि आप कितना भी अच्छा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ करके डालेंगे भी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आर्टिकल 136 का इवोकेशन नहीं करना है केस में, क्योंकि उनके पास वो डिस्क्रिशनरी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ रहने के बावजूद भी वो केस एडमिट नहीं करेंगे और खाली इतना बोलेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ वी आर कीपिंग इट ओपन, ओके, बट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर इन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड वी आर नॉट इवोकिंग आवर जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 136, ऐसा बोल के करते हैं। तो इसके लिए मैं बाद में तो विस्तार से बताऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट बताता हूँ आपको कि इसमें लॉयर का स्किल जो रहता है वो 80% रहता है, 10% सुप्रीम कोर्ट का मूड रहता है और 10% पार्टी का लक रहता है। बस इतना ही मुझे बोलना है। नेक्स्ट सवाल आपका। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैक्चुअल एरर्स, एविडेंस एप्रिसिएशन या लोअर कोर्ट के फाइंडिंग से डिसएग्रीमेंट होना सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पर्याप्त है? ये केस टू केस डिफर करता है प्रैक्टिकल तौर पे। कभी कभी हम फैक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देगा क्योंकि दे रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके। और कभी कभी डायरेक्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फोकस करते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा सा फैक्ट्स बताइए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। आपको जब आर्ग्यूमेंट करते समय ऐसा लगता है कि भाई बेंच जो है वो बेंच थोड़ा फेवर में नहीं है, उस समय आप फैक्ट का आधार लेके वो उसके लिए कंपैशन जो है वो कंपैशन बेंच के मन में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे न्याय देने के लिए बैठे हैं। 2-3 साल से 4 साल से वो रिटायर होने वाले हैं,
इसलिए वो 2-3 साल 4 साल जो उनको मिलने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मैक्सिमम न्याय देने की कोशिश करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। इसलिए उनको अगर थोड़ा सा वो ऐसा लगता है वकील को बात करते समय कि भाई बेंच अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने फिर फैक्ट्स को भी आधार कभी कभी लेना है, और क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और हाईकोर्ट ने मेनली हाईकोर्ट ने एरर कहाँ किया है, क्योंकि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पूजा, तो इसलिए वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते समय हाईकोर्ट ने एरर क्या किया है, वो पर्टिकुलर हाईकोर्ट के जजमेंट में वो पैरा नंबर बता के ये बताना है कि भाई ये पैरा जो है ये हाईकोर्ट ने कैसा कंसिडर नहीं किया है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से जाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ते हैं। यस पूजा, नेक्स्ट। यस मैम। सर, क्या आप कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हो? यस, जरूर देंगे। सर, चुन्नीलाल वर्सेस मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा एक बार उसको वापस रिपीट करता हूं। सर चुनीलाल वी मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ये केस है, ये 1962 का केस है। ये केस में द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द क्लासिक टेस्ट, और वो टेस्ट में उन्होंने बताया है अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज वन विच इज ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस और विच directly and substantially affect the right of the parties and which has not been finally settled by the Supreme Court or is not free from difficulty। और इसका रेशियो डिसेंडी है, यानी कि इसका जो सार है ये जजमेंट का वो ये है कि इट इज अ क्वेश्चन बिकम सब्सटेंशियल, क्वेश्चन बिकम सब्सटेंशियल व्हेन इट इज डिबेटेबल, it is not settled, it materially affects the right of parties and different views are reasonably possible। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस का पार्ट बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऐसा है, वेदर अ सिग्नेचर इज जेन्यून, तो वेदर सिग्नेचर इज जेन्यून इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, वेदर एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वेदर एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। ये हाईकोर्ट में चल सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो है जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, वेदर द कोर्ट बिलो मिस इंटरप्रिटेड अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अफेक्टिंग ओनरशिप राइट्स। तो ये टाइप का जो है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। तो इसका मेनली यह है कि इट डायरेक्टली अफेक्ट द राइट ऑफ पार्टीज, ओके, वेदर अ पर्सन एक्वायर ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजीशन, ये डायरेक्टली पार्टी का अफेक्टेड है, तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया। लॉ इज अनसेटल्ड के ऊपर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाना है, ऐसा बना सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूली एनेक्टेड स्टैट्यूट, नया कोई स्टैट्यूट आया है, नया कोई लॉ आया है, तो उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर बनाएंगे तो लॉ, अनसेटल्ड लॉ को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। conflicting judicial reviews exist, so different high court have interpreted differently। ऐसा अगर होता है कभी, अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग ओपिनियन देते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत सही ढंग से हम क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट करके डाल सकते हैं। और एक चीज है कि कोर्ट बिलो इग्नोर बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 141 के अनुसार जो राज्य घटना ने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट जो है ये नीचे के अदालत में प्रेसिडेंट माने जाते हैं, ये आधारभूत माने जाएंगे, लेकिन नीचे की कोर्ट ने उसको आधारभूत मानने के लिए इनकार किया है, तो ये भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करने में मदद होता है। तो ये ढंग से इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। और 2-3 केसेस बताता हूं आपको। दूसरा एक केस है, लैंडमार्क केस है, संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी, ये 2001 का केस है।
3 SCC 179। ये केस के फैक्ट ऐसे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था इसमें इन्वॉल्विंग फाइंडिंग ऑफ लोअर कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, द सुप्रीम कोर्ट एलोबरेटेड द मीनिंग ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसमें उन्होंने बताया है कि इसका सार जो है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट बी डिबेटेबल, मस्ट मटेरियली अफेक्ट द केस, मस्ट नॉट बी सेटल्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ. Okay, the court held a point of law which admit of no two opinions cannot be a substantial question of law. और एक केस है, हीरो विनोद वर्सेस सेठामल, ये 2006 का केस है, 5 SCC 545. इसका जो सार है केस का वो ये है, अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस वेयर लीगल प्रिंसिपल आर इग्नोर्ड, findings are perverse, and mandatory legal provisions are overlooked. The courts clarified wrong application of settled law may itself raise a substantial question of law. और दो केस का खाली आपको कॉस्ट टाइटल देता हूं, डिटेल में ऑडियंस जो है हमारे वो देख लेंगे, क्योंकि हर पॉडकास्ट के भी एक टाइम की मर्यादा होती है, इसलिए आगे के दो केस लॉज खाली मैं आपको कॉस्ट टाइटल बताता हूं. कोंडीबा दगड़ू कदम वर्सेस सावित्रीबाई सोपान गुजर, ये 1999 3 SCC 722 है. और एक केस है गोविंद राजू गोविंद राजू वर्सेस मरी मान, ये 2005 2 SCC 500. ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉज के बारे में मैं आपको, आपने जैसा सवाल पूछा कि कुछ केस लॉज आप बता सकते हैं क्या, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. ये सर, मेरा अगला और इम्पोर्टेंट सवाल कि लिटिगेंट के लिए आप क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत सके? ये बहुत सवाल अच्छा है, बहुत सवाल अच्छा है, क्योंकि हर लिटिगेंट जो सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए ही आता है, वकील को पैसे देने के लिए वो नहीं आता है. वकील का यस पेट भरना उसका उद्देश्य नहीं है, वो जीतने के लिए आता है. इसलिए वकील का पहला काम होता है कि वो केस को ठीक से समझे. इसलिए जो वकील ईगो करते हैं, ये क्लाइंट ने ख्याल रखना है. आप वकील ढूंढते समय ऐसा ढूंढो कि जो मैं अभी बातें बता रहा हूं वो करता है या नहीं करता है, ये देखिए. कुछ कुछ लॉयर खाली ईगो करते हैं, आप ज्यादा बात करने लगेंगे, एक्सप्लेन करने लगेंगे, वो ठीक से सुनते नहीं हैं. वो बोलते हैं आप वकील है, मैं वकील हूँ, बराबर है, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए हम देख लेंगे वगैरह, लेकिन आपका समाधान नहीं करते हैं. तो ये केस लेने के पहले ही अगर आपका सुनते नहीं है, तो केस लेने के बाद तो वो फोन ही नहीं उठाएंगे. ऐसे काफी मेरे पास कंप्लेंट आते हैं. वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके लोग वकील ढूंढ लेते हैं, और सस्ते के चक्कर में वो चीटर के हाथ में जाते हैं जो वकील रहते ही नहीं है, बराबर है. वो फालतू की सब चीजें करते हैं, कभी कभी केस भी फाइल नहीं होता है. ऐसा हो रहा है अभी चीजें, इसलिए अभी सरकार ने भी मन पे लिया है कि इसका वेरिफिकेशन करो, कुछ अच्छा करो, और एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाओ वगैरह. वो अभी के सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग में. तो क्लाइंट ने कभी भी वकील ढूंढते समय डायरेक्ट कोर्ट में नहीं आना चाहिए. उन्होंने आजू बाजू के लोगों को या किसी को जानकार आदमी को पूछना चाहिए, भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा लॉयर ढूंढ के दो ना, बताओ ना कौन अच्छा लॉयर है. हम्म. और किसी वकील को पूछ सकते हैं, जज को पूछ सकते हैं अगर आप जज परिचित हैं, या रजिस्ट्रार को वहां के पूछ सकते हैं कि भाई सुप्रीम को कौन लॉयर अच्छा है. वो बोलेंगे हमको नहीं मालूम साहब, थोड़ा सा ढूंढ के दो ना मुझे. आप ढूंढ के देंगे तो मेरा विश्वास बैठेगा. ऐसे थोड़े रेफरेंसेस जब आते हैं, या आप गूगल पे जाइए, कुछ लोगों को ढूंढिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, सब देखिए, फिर उनको फोन कीजिए. अगर वो आपका केस प्रॉपर समझ लेते हैं, आपके साथ बात ठीक से करते हैं, पैसे के पीछे नहीं है, ऐसा आपको महसूस होता है कि भाई सामने वाला पैसे के पीछे नहीं है, ये सही में मेरा हित चाहता है, मेरा केस जितवाएगा, तो ऐसे वकील को फिर आप केस दें. और फिर वो वकील प्रॉपरली डॉक्यूमेंट आपके ले लेते हैं, प्रॉपरली उसका स्टडी करते हैं. फिर ड्राफ्ट बनाने के पहले उनकी टीम आपके, जैसे अभी टीम वर्क होता है सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में JSS सुप्रीम लीगल LLP हमारा लॉ फर्म है, इसमें 16 हमारे
एसोसिएट्स हैं, जिसमें 6 AOR हैं, तो हमारा टीम वर्क है, हमारा परफेक्ट काम टीम वर्क के कारण होता है। तो ऐसा काफ़ी लोग टीम वर्क से काम करते हैं, तो वो टीम वर्क प्रॉपर करके और वो ड्राफ्टिंग में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट है साइटेशंस है, सिनॉप्सिस में प्रॉपर इश्यूज हाईलाइट प्रॉपर किया है। ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर ड्राफ्ट होगा और आर्ग्यूमेंट करने वाला जो लॉयर आपका है, बराबर है, वो अगर स्किलफुल होगा, वो प्रॉपरली बेंच का मूड जान के कि बेंच कौन से मूड में है जानते हैं, ये करते हैं, तो प्रॉपर आपको रिजल्ट देगा। और कब कृपा करके आप कभी भी ऐसे लॉयर को केस ना दे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है, वो किसी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। एज पर एडवोकेट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लॉयर आके आर्गुमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लॉयर आके केस फाइल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एओआर रहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उनके थ्रू फाइल करनी पड़ती है। इसलिए हमारे लॉ फर्म में 6 AOR है, बराबर है, फाइल करने के एंगल से है। तो लेकिन आर्गुमेंट के लिए कोई भी वकील आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप केस देखते समय ऐसा लॉयर ढूंढे कि जो सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में नहीं जाता है, तो उसको फिर उसका स्पीच मालूम रहता है कैसे करना है, और वो हिसाब से वो प्रॉपरली प्लीड करेगा करेगा। जैसे आप काफी बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपका हाई कोर्ट का दिल्ली का केस था, आप जाइए आर्गुमेंट के लिए आइए, एनसीडीआरसी के केस में आप आइए, लेकिन हम कभी नहीं जाते। हम हाई कोर्ट के, आप 5-7 साल हुए हैं मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट होने के लिए ना। 2018 में मैं आया हूँ, 2026 चल रहा है। ये 7-8 साल में मैं दिल्ली हाई कोर्ट खाली एक फंक्शन के लिए किसी दोस्त ने बुलाया था तब गया था। मैं कभी सुप्रीम कोर्ट छोड़ के किसी कोर्ट में नहीं जाता हूँ, क्योंकि फुल फोकस सुप्रीम कोर्ट करता है। तब हमको मालूम रहता है हर बेंच का मूड क्या रहता है, कैसे बात करनी चाहिए, क्या चाहिए। तो ऐसे अगर प्रॉपरली नम्र, पोलाइट, अच्छे, जो आपका हित चाहते हैं, पैसे के पीछे भागने वाले नहीं हैं, ऐसे लॉयर अगर प्रॉपर आपको मिल जाता है और वो अपना स्किल प्रॉपर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो केस जीतने में हम उनको हेल्प करते हैं। और समाधान लॉयर को बहुत अच्छा मिलता है, सॉरी क्लाइंट को बहुत अच्छा समाधान मिलता है, और क्लाइंट समाधानी जब होता है तभी लॉयर को आनंद मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बस इतना ही मुझे बोलना है पूजा। यस। थैंक यू सो मच सर। आज आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे महत्वपूर्ण लीगल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा ये डिस्कशन काफी यूजफुल साबित होगा और लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एपिलिएट जुरिडिक्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। मैं हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी, एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी ने सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर 65 से ज्यादा बुक पब्लिश की हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल है Amazon, नोशन प्रेस एंड फ्लिपकार्ट पे। आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल अपडेट एंड इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट से जुड़ी ऐसी ही इंसाइटफुल डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।